हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अंकुर और आपने सुना होगा हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा या एलएसी, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, भारत और चीन के बीच समझौता हुआ है। बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, आपको पता है, लगभग 4 सालों से, और 4 सालों से काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ गया था। तो उस संदर्भ में हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। अगर देखा जाए, भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर देप्सांग और डेमचोक, अभी मैं बताऊंगा ये सब जगह कहाँ पे हैं, लोकेशन से इम्पॉर्टेंट है, पर सैनिकों की वापसी ठीक और गश्ती व्यवस्था पुनः शुरू होने पर सहमत हुए हैं। ठीक, मई 2020 में आपको पता गलवान इंसिडेंट हुआ था। उसके पहले एलएसी पर जो कंट्रोल था, उस एक्चुअल कंट्रोल को दोबारा बहाल किया गया है इस एग्रीमेंट में। देखते हैं, भारत और चीन के सैनिक एलएसी में अब वैसे ही गश्त करेंगे जैसे मई 2020 में तनाव होने के पहले थे, वही बात लिखी है। 2020 में अगर देखा जाए तो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में टकराव उत्पन्न हुआ था। उसके बाद 4 लोकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। गलवान वैली या गलवान घाटी एक नदी है, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, पेगोंगसो एक लेक है। उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर यहाँ से जो सैनिकों की वापसी है ये पहले ही हो चुकी थी। इस समझौते में 3 प्रोसेस हैं, 3 चरण हैं, कह सकते हैं 3 स्टेप्स हैं। पहला है भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी। दूसरा है दोनों पक्षों के बीच तनाव को कम करना, जिसको कि डी एस्केलेशन कहते हैं। और विवादित क्षेत्रों में बहुत कम सैनिकों की तैनाती होगी। जब भारी मात्रा में सैनिक तैनात होते हैं तो वो कहीं ना कहीं युद्ध जैसी परिस्थितियों को जन्म देने में सहायक होता है। ये समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देप्सांग मैदान, देप्सांग एक क्या है, यहाँ पे फीचर्स को ध्यान से देखना है। कुछ लेक्स हैं, कुछ वैलीज हैं, नदियाँ हैं और कुछ मैदान हैं। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। काराकोरम दर्रे के नज़दीक ये स्थित है और दौलत बेग ओल्डी जो पोस्ट है उससे 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट में है। चुसूल एक जगह है, चुसूल में स्पेंगगूर गैप के समान यहाँ पर सैन्य आक्रमण आरंभ करने के लिए ये एक भूमि देता है। मैं आपको दिखा ही देता हूँ। ये है इंडो चाइना बॉर्डर का वेस्टर्न सेक्टर, भारत और चीन की जो सीमा है उसमें अगर ध्यान से देखें तो आपको पता है 1948 में हमने एक वार लड़ा था पाकिस्तान से, जिसमें कश्मीर का ये हिस्सा, जिसे गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है, एलओसी नामक एक लाइन से अलग होता है। ये जो कारगिल है इसके पास एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल से अलग होता है। उसके अलावा अगर बात करें 1962 में हमने एक वॉर लड़ा है चाइना से। उसमें कश्मीर का वो हिस्सा जिसको चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया उसे कहते हैं सीओके। तो जो सीओके और हमारे मेन जम्मू कश्मीर के बीच जो लाइन है उसे बोलते हैं एलएसी। ये लाइन क्या कहलाती है? एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इसमें जो कुछ लोकेशंस हैं उनको ध्यान से हम देखते हैं। अगर लोकेशंस की बात करें तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे उत्तरी लोकेशन है हमारे यहाँ दौलत बेग ओल्डी, उसके साउथ में है देप्सांग प्लेन, ये उसके भी साउथ में है गलवान वैली या गलवान घाटी, और उससे भी साउथ में है पेगोंगसो एक लेक है, मैंने आपको बताया पेगोंगसो झील। ठीक है, सबसे साउथ में है देमचोक। देमचोक का जो हमारा बॉर्डर है तिब्बत से लगता है, चाइना के पार्ट से। तो ये कुछ लोकेशंस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। 2020 की बात करें तो चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की थी लद्दाख के पेगोंगसो के उत्तरी किनारे पे, और हमारे उनके साथ झड़प हुई जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए। और माना जाता है, चाइना चूँकि अपने डेटा नहीं देता है, चीन के इससे भी ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। 1962 के बाद अगर देखा जाए तो ये सबसे घातक चीनी हमला था। ध्यान रहे, इसमें कोई खास बंदूक जैसे वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ था, हैंडेड वेपन का ये इस्तेमाल इसमें किया गया। जैसे मान लीजिए कील और तार के कांटों से हमला किया गया था। अब भारत चीन सीमा विवाद को देखते हैं। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर की लंबी लाइन है जो पूरी तरह से सीमांकित नहीं है, क्योंकि भाई अंग्रेजों का देन है ये। पारस्परिक रूप से हम लोग सहमत हुए हैं, वहाँ पर कोई एलएसी लाइन भी नहीं है जिस पर हम लोग पारस्परिक रूप से सहमत हुए हों। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद एक लाइन आई जिसे आपने एलएसी कह दिया, जो मैंने जो आपको अभी दिखाया था। भारत एलएसी को
3488 किलोमीटर की सीमा मानता है, लेकिन चाइना मानता है कि ये केवल 2000 किलोमीटर की लाइन है, यानी 1488 किलोमीटर ज़्यादा क्लेम करता है कौन? चाइना। ये हमारा उनके बीच विवादित भाग है। अब अगर भारत और चीन की सीमा देखें तो इसके 3 पार्ट हो सकते हैं। मैं आपको यहीं पे ध्यान से दिखा देता हूँ। एक तो पार्ट ये वाला है जो रेड कलर का है। रेड कलर के पार्ट को जॉनसन लाइन कहते हैं, जो सीधे तिब्बत के इस हिस्से से मिलती है। उसके अलावा एक लाइन है जो उत्तराखंड से लगती है, जिसे भारत चीन सीमा ही कहते हैं, और जो ब्लू कलर की लाइन है जो अरुणाचल से लगती है, इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब अगर बात करें लद्दाख में, 1860 के दशक में अंग्रेजों ने एक जॉनसन लाइन खींची थी और अक्साई चीन को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा इसमें बताया गया था। चीन इस जॉनसन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता है, ध्यान रखिए। और 1890 के दशक में एक मैकडोनल्ड लाइन खींची गई, इसको चाइना स्वीकार करता है। तो जॉनसन लाइन को नहीं स्वीकार करता है, मैकडोनल्ड लाइन को चीन स्वीकार करता है। ये अक्सर भारत में जो अक्साई चीन का हिस्सा है उसको चाइना में दिखाने की कोशिश है। मध्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ विवाद बहुत कम है। जो उत्तराखंड और हिमाचल की हमारी सीमा है, आपको पता है यहीं से सिपकिला दर्रे से सतलज नदी आती है हिमाचल में। भारत और चीन जो आपस में मानचित्रों का आदान प्रदान किया है, उनमें सीमाओं का कोई औपचारिक सीमांकन ना होने के बाद भी व्यापक रूप से ये सहमत हुए हैं। अरुणाचल और सिक्किम के पार्ट को मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसको LAC माना जाता है। 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था, आपको ध्यान होगा, उस शिमला समझौता में इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना गया या प्रदर्शित किया गया। एक चीज़ और, चीन मैकमोहन रेखा को स्वीकार नहीं करता है और अरुणाचल को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का एक हिस्सा मानता है। क्यों? क्योंकि चीन का मानना है कि कल्चरली अरुणाचल हमारा हिस्सा है। चीन अपना दावा और मजबूत करने के लिए तवांग मठ और तिब्बत के लहासा मठ के बीच एक ऐतिहासिक संबंधों का क्या करता है? दावा या हवाला कर देता है। इसके अलावा अगर बात करें हमारे भारत और चाइना के बीच जो रिलेशन है, उसमें चिंता की बातें क्या हैं? तो सबसे बड़ी चिंता क्या है? इकोनॉमी। आपको पता है कोई भी एम्पायर इकोनॉमी पे ही टिका होता है। अगर इकोनॉमी आपकी मजबूत है तो आपका साम्राज्य ज़्यादा दिन तक सस्टेन करेगा, ज़्यादा मजबूत स्थिति में होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आजकल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इकोनॉमी सबसे बड़ा मुद्दा है। इकोनॉमी जिसकी मजबूत है वही महाशक्ति है। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार होता है और आपको पता है चाइना के पक्ष में ये व्यापार है और चाइना हमारा लगातार कई सालों से सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और लगभग 85 बिलियन डॉलर का घाटा है हमारा चाइना से। और सेमीकंडक्टर, इसके अलावा एपीआई का अर्थ होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग कोई टैबलेट खाते हैं, जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हम कोई टैबलेट मान लीजिए खाते हैं, तो अब जैसे मान लीजिए हमारी जब तबीयत ख़राब होती है तो हम कोई टैबलेट खाते हैं। टैबलेट में जो मटेरियल होता है उस जिस सांचे में रखा जाता है उसे एपीआई कहते हैं। और एपीआई के लिए हम बड़े स्तर पर निर्भर हैं किस पे? चाइना पे। इसके बाद चाइना पाकिस्तान का बीच में गठबंधन हुआ, आपको पता है। इसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाइना रखता है और चीन ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान में आतंकवाद का भी हाल ही में समर्थन किया या यूँ कहें नज़रअंदाज किया। और जल शक्ति की अगर बात करें तो भारत में जल आपूर्ति पर चीन का नियंत्रण है, खासकर जो हमारा तिब्बत वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है। नॉर्थ ईस्ट में जो तिब्बत ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारे यहाँ आती है, इस पर कई चेक डैम्स बनाए हैं किसने? चाइना ने। 2000 में घटना भी हुई थी, बांध टूटने से पूर्वोत्तर में भारी तबाही आई थी चाइना में, जो बांध टूटा। उसके बाद LAC के बाद अगर बात करें, LAC के पास रणनीतिक निर्माण लगातार चाइना कर रहा है। पेगोंग झील के पास अभी हाल ही में उसने 400 मीटर लंबा पुल बनाया और इस तरीके की कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। स्ट्रिंग ऑफ पल्स एक पॉलिसी है। स्ट्रिंग ऑफ पल्स का मतलब है जो भारत है, भारत को चारों तरफ से
घेरना, अलग अलग देशों में अलग अलग बंदरगाहों पर अपनी सामरिक स्थिति बनाना, जैसे हम्बनटोटा श्रीलंका का, ग्वादर पाकिस्तान का। इसके अलावा वन चाइना पॉलिसी को भारत ने मान्यता नहीं दी है, ध्यान रखना है, क्योंकि भारत भी वन इंडिया एक पॉलिसी की संकल्पना रखता है। तो न चाइना वन इंडिया पॉलिसी को मानता है, तो भारत भी वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानता है। और साउथ एशिया में केवल एकमात्र इंडिया ऐसा देश है जो ये नहीं मानता है। आपको पता है एक पीओके में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया गया जो इंडिया की संप्रभुता के खिलाफ है। वन चाइना पॉलिसी को मैंने बता ही दिया आपको। इसके अलावा देखा जाए अगर हिंद महासागर क्षेत्र में नौवहन की जो आज़ादी है, जब तक आप चाइना को बैलेंस नहीं करेंगे, चाइना को संतुलित नहीं करेंगे, तब तक नेविगेशन में जो लिबर्टी आपकी है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होगी। अब देखें कि चीन की आक्रामकता के कारण क्या है। तो पहली बात सामरिक स्थिति। एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, जो अक्साई चीन है, जिसे आप सीओके कहते हैं, आपको पता है यहाँ बहुत बड़ा कोल्ड डेजर्ट है, बहुत बड़ा कोल्ड डेजर्ट है। मैं मैप में दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर माना जाता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के जो रॉ मटेरियल हैं या कच्चा माल है, बड़े स्तर पर यहाँ पर पाए जाने की संभावना है। इसलिए भी चाइना इस पर दावा नहीं छोड़ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, यानी यहाँ पे जो संसाधन है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है ना। अधिक से अधिक संसाधनों का इस्तेमाल। BRI की स्वीकृति चूँकि इंडिया ने की, तो इसलिए भी चाइना नाराज़ रहता है। एक क्षेत्रीय लोकतांत्रिक रूप में, भाई आपको पता है चाइना एक कम्युनिस्ट पावर है, तो कम्युनिस्ट पावर जो है उसका कहीं ना कहीं विकल्प डेमोक्रेटिक पावर है, और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेटिक देशों का लीडर बनेगा कौन? इंडिया। तो चाइना को जाहिर सी बात है मज़ा नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी। तो ये भी एक कारण है। हाल ही में जो छोटे छोटे देश हैं, जैसे आपने सुना होगा मालदीव में हाल ही में एक इंडिया आउट का कैंपेन चला था। जाहिर सी बात है चाइना की ये कहीं ना कहीं रणनीति थी, वहाँ पे बहुत सारा वित्त और पैसा दिया गया होगा कि इंडिया के खिलाफ इन सब चीज़ें चले। इसके अलावा और भी देखा जाए तो IMF और UNSC में ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है धीरे धीरे कौन? इंडिया। तो इससे भी चीन को मज़ा नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। भूटान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर भूटान पर नियंत्रण कर लेगा चाइना, जाहिर सी बात है, तो इंडिया का जो चिकन नेक है, इंडिया का जो ये पार्ट है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे कहते हैं, उस पर कहीं ना कहीं कब्जा हो जाएगा चाइना का। तो वो भी एक खतरा है। एक ध्यान रखना है, चीन ने एक स्वैप व्यवस्था, विनिमय व्यवस्था रखी है, जिसमें वो भूटान को डोकलाम सहित पश्चिम के क्षेत्रों को, चीन के दावे को अगर स्वीकार करने के लिए भूटान मान लेता है, तो चीन क्या करेगा? पासम लुंग और जकार लुंग 2 क्षेत्र भूटान के 2 दावे हैं उनको स्वीकार कर लेगा। जाहिर सी बात है चीन और भूटान के बीच 2 ऐसे क्षेत्र होंगे, कुछ क्षेत्रों पर चीन का दावा होगा, कुछ पे भूटान का। तो स्वैप करने का मतलब यही हुआ कि आप हमारी बात मान लें, हम आपका मान लें। तो ये एक एग्रीमेंट भी चाइना लेकर चलता है। अरुणाचल की बात करें, अरुणाचल का सामरिक महत्व मैंने आपको बता ही दिया है, चिकन नेक की वजह से। तिब्बत फैक्टर भी है, तवांग में तिब्बती बौद्ध हैं, आपको पता है, और इसलिए कई बार कुछ जनजातियां हैं जो तिब्बत के लोगों के साथ सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हैं। तो आपको पता है अरुणाचल को भी हाल ही में एक बड़ा स्पोर्ट्स आयोजन हुआ चाइना में, तो अरुणाचल के कुछ प्लेयर गए थे, उनको स्टेपल्ड वीज़ा दिया, उनको नॉर्मल वीज़ा नहीं दिया चाइना ने, उनको स्टेपल्ड वीज़ा दिया, और ये एक बड़ा मुद्दा बना, वो लोग वापस भी आ गए। तो ये कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया के बीच चल रहा है। ध्यान देना है कि भारत और चीन विश्व की 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश है, और ऐसा माना जाता है कि भारत ने अब पिछाड़ भी दिया है। तो चाइना हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज उत्पन्न कर रहा है। आगे कोई आर्टिकल आता है तो हम इस पर फिर से बात करेंगे। थैंक यू सो मच।